शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को, समर स्पेशल हॉरर स्टोरीज़ को बहुत पसंद भी करते होंगे। तो चलिए अपने अपने कानों में अपने हेडफोन्स लगा लीजिए। आज का हॉरर शो शुरू करते हैं। आज आपके साथ कराची के एक हाशिम फार्म हाउस की पुरसरार कहानी शेयर करूंगी। कराची से कुछ फासले पर एक पुराना और वीरान फार्म हाउस था जिसे लोग हाशिम फार्म हाउस के नाम से जानते थे। मशहूर था कि इसमें एक भटकती हुई बदरूह का बसेरा है जो रात के अंधेरे में लोगों को डराती है। इस बदरूह की वजह से कोई भी रात को वहां रुकने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसी बहुत सी बातें मशहूर थीं, लेकिन कराची के ही एक बिजनेसमैन ने उस फार्म हाउस को खरीद लिया। मेरा नाम तौकीर है और आज आपके साथ मैं अपने कज़न की बताई हुई कहानी शेयर करूंगा। मेरे कज़न अली का दोस्त फहद, जिसके वालिद साहब एक जाने माने बिजनेसमैन थे, उन्होंने वो फार्म हाउस खरीद लिया। उनका ये कहना था कि लोग मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। फहद ने अली को बताया कि मेरे बाबा ने एक फार्म हाउस खरीदा है। वो फार्म हाउस बहुत फेमस है। तुम जानते हो वो फार्म हाउस है तो काफ़ी अरसे से बंद, लेकिन लोग उसके बारे में बहुत पुरसरार कहानियां बनाते हैं। लोग कहते हैं कि वहाँ पर किसी भटकती हुई मखलूक का बसेरा है। वहाँ से रात को चीखें सुनाई देती हैं और एक पुरसरार औरत भी दिखाई देती है। अली और बिलाल हंसने लगे। कौन से दौर में रहते हो? क्या तुम भी इन बातों को मानते हो? तो फहद कहने लगा, बिल्कुल भी नहीं। ये तो मैं तुम्हें लोगों का डर बता रहा था जो उनके दिलों में बैठा है। और तुम तो जानते हो कि हम तीनों दोस्त कितने एडवेंचरस नेचर के हैं। क्यों ना हम लोग जाकर फार्म हाउस पर एक रात गुजारें। मुझे बस एक दफ़ा बाबा से चाबी लेने दो और फिर प्लान बनाओ। ज़रा हम भी तो जाकर देखें कि वहाँ पर ऐसा क्या है जिसने लोगों के दिलों में इतना डर पैदा किया हुआ है। इसी तरह से कुछ दिन गुजरे तो फहद ने अली को फ़ोन किया और कहा कि बिलाल को लेके मेरे घर आ जाओ। बाबा ने इजाज़त दे दी है। आज की रात हम लोग हमारे हाशिम फार्म हाउस पर गुजारेंगे। आज की रात हाशिम फार्म हाउस के नाम। अली ने घर बताया कि मैं फहद के साथ जा रहा हूँ। उन लोगों ने एक नया फार्म हाउस लिया है, तो हम लोग वो फार्म हाउस देखने जा रहे हैं। तो मेरी फूफो ने अली से कहा कि बेटा रात वहाँ पर मत रुकना, घर आ जाना। तुम जानते हो ना कि हालात ठीक नहीं है, रात रुकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, वापस आ जाना। तो अली कहने लगा, जी अम्मी मैं आ जाऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, आप परेशान मत होइएगा। जिस पर पप्पो कहने लगी कि ठीक है तुम आ जाना। इसी तरह से वो तीनों दोस्त इकट्ठे होकर मगरिब के बाद अपनी गाड़ी में फार्म हाउस की तरफ रवाना हुए। जब वो सफ़र कर रहे थे तो उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि फार्म हाउस इतना दूर हो सकता है। वो तो यही समझ रहे थे कि ना करते करते भी आधे पौने घंटे का सफ़र होगा, लेकिन वो मुसलसल 2 घंटे से सफ़र कर रहे थे। बिल आखिर वो हाशिम फार्म हाउस पर पहुंच गए। वहां पहुंचे तो एक बुलंदो बाला गेट उनका मुंतज़िर था, जिसके ऊपर एक ताला लगा हुआ था। जल्दी से फहद उतरा और उसने गेट का ताला खोल दिया और गेट को खोलकर गाड़ी में आकर बैठा और गाड़ी लेकर फार्म हाउस के अंदर दाखिल हो गया। जब वो लोग गाड़ी से उतरे, वहां पहुंचे तो चारों तरफ गहरा सन्नाटा था और दरख्तों के साए बहुत खौफनाक लग रहे थे। फार्म हाउस के अंदर दाखिल होते हुए इन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई नादीदा मौजूदगी इनके इर्द गिर्द हो। उन्होंने जाकर फार्म हाउस का मेन डोर खोला, अंदर दाखिल हुए। वहां पर सभी कमरे बंद थे। उसमें से उन लोगों ने एक कमरा खोला, वहां पर अपना बिस्तर लगाया। तभी अली बोला, यार फार्म हाउस तो खासा खूबसूरत और बड़ा है,
भला यहाँ पर कैसे किसी मखलूक का बसेरा हो सकता है? मुझे तो लगता है कोई यहाँ पर कब्जा न कर ले, इसीलिए ये अफवाहें फैली हुई हैं। बिलाल ने भी रजामंदी में सर हिलाया तो फहद कहने लगा, छोड़ो, अब तो यहाँ पर आ गए हैं, चलो बातें करते हैं। गपशप शुरू हो गई। रात जैसे जैसे गहरी होती गई वैसे वैसे माहौल मजीद पुरसरार होता गया। अचानक उन्हें दूर से कुछ आवाजें महसूस हुईं। तीनों चुप कर गए और गौर करके वो आवाजें सुनने लगे। ऐसा महसूस हो रहा था कि दूर कोई औरत रो रही है। किसी औरत के रोने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो तीनों एक दूसरे की तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे। पहले तो उन्हें ये लगा कि हमारा वहम है, लेकिन वो आवाजें अब बहुत ज्यादा वाज़ेह हो रही थीं और करीब हो रही थीं। तभी वो चुप कर गए। उन्हें अपनी सांस की आवाज भी ऊंची लग रही थी। तभी उन्हें महसूस हुआ कि जैसे फार्म हाउस के अंदर कोई भाग रहा है। भागने जैसी आवाजें महसूस हुई। वो लोग बहुत ज्यादा डर गए और एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। तभी बिलाल बोला, फहद, हमारे अलावा यहाँ कौन है? हम तो सिर्फ 3 दोस्त आए थे। ये बाहर फिर कौन भाग रहा है? कहीं वो सब बातें सच तो नहीं है? अली ने कहा कि रुको, डरने की जरूरत नहीं, हम तीनों एक साथ हैं। तुम लोग इतना घबरा क्यों गए हो? रुको, मुझे टॉर्च ऑन करने दो, हम लोग देख लेते हैं भला क्या होगा। टॉर्च ऑन करके अली ने चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें कोई भी नजर नहीं आया। लेकिन जिस कमरे में वो बैठे थे, देखते ही देखते उसका दर्जा हरारत, उसका टेम्परेचर कम होने लग गया और कमरे के अंदर एक अजीब सी जिस्म को चुभने वाली ठंड महसूस होने लग गई। फहद कहने लगा, क्या मुझे ही ठंड लग रही है या तुम लोगों को भी? अली और बिलाल बोले, ठंड तो हमें भी महसूस हो रही है यार, सर्दी तो नहीं है, फिर यहाँ पर इतनी गैर मामूली ठंड क्यों है? चलो उठो, जरा बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनके जिस्म उनका साथ नहीं दे रहे थे। वो चाहकर भी उठ नहीं पा रहे थे। एक अजीब सा बोझ उनके जिस्मों पर तारी हो चुका था। वो बहुत ज्यादा खौफजदा होने लगे कि ये सब क्या हो रहा है। फिर उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से कोई चलकर बाहर दरवाजे तक आया है। फहद, जो अभी तक बहुत बहादुर बना बैठा था, उसके चेहरे का रंग पीला पड़ने लगा। अचानक जोर से दरवाजा खुला और फिर बंद हुआ। तीनों की चीखें निकल गईं। इन्हें महसूस हुआ कि कोई इनके पास से गुजर के गया है। सारी चीजें हिलने लगीं। तभी फिजा में एक भयानक कहका गूंजा। उन्हें वो मखलूक, वो गैर मर्ई मखलूक, वो नादीदा कुव्वत नजर तो नहीं आ रही थी, लेकिन वो अपनी मौजूदगी जाहिर कर रही थी। वो सब वहीं पर बैठे बैठे अल्लाह अकबर कहने लगे, आयतल कुर्सी पढ़ने लगे। जैसे उन लोगों ने बुलंद आवाज में आयतल कुर्सी पढ़ी, वो सर्दी कम होने लगी और कमरे का टेम्परेचर कुछ नॉर्मल हो गया। तीनों दोस्तों के दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि वो ऐसे थे जैसे अभी यहीं पर गिरेंगे और बेहोश हो जाएंगे। लेकिन उन तीनों ने हिम्मत की। रात अभी भी बाकी थी। जब उनका खौफ उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो अपनी जान बचाकर फार्म हाउस से भाग निकले। उन्होंने मुड़कर पीछे देखा भी नहीं और सीधा अपनी गाड़ी में बैठकर कराची की तरफ भागे। जब सुबह वो अपने घर पहुंचे तो उनकी हालतें गैर थीं और वो तीनों बुखार में तप रहे थे। अगले दिन जब फहद के बाबा को पता चला कि फहद के साथ हाशिम फार्म हाउस पर यह हादसा हुआ है, तो उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। तभी उन्होंने अली और बिलाल से भी पूछा और कहने लगे कि तुम लोग वहां पर जब रात को गए थे सब क्या हुआ था? मुझे सच सच सारी बातें बताओ। अली और बिलाल ने हूबहू वही सब बताया जो वहां पर हुआ था। फहद झूठ नहीं बोल रहा था। फहद के बाबा एक दफा तो सर पकड़कर बैठ गए कि ये कैसे मुमकिन है। मैंने तो अभी कुछ दिन पहले ही ये फार्म हाउस बड़े महंगे दामों पर खरीदा है। मैंने तो सोचा था कि वहां पर मैं अपना कोई बिजनेस बनाऊंगा। वहां पर मैंने कोई कंस्ट्रक्शन करनी थी उस फार्म हाउस को गिराकर, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी ये सारी इन्वेस्टमेंट बेकार चली जाएगी
तभी फहद की अम्मी बोली और कहने लगी कि आप वहां पर किसी साहिब इल्म को लेकर जाएं। हो सकता है बच्चों ने सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके उस वहम को अपने ऊपर तारी कर लिया हो और महज उनका वहम ही उनका डर बन के उनके आगे छा गया हो। आप समझदार हैं, आप किसी साहिब इल्म को लेकर क्यों नहीं जाते? आप जानते हैं ना कि हाशिम फार्म हाउस कितना मशहूर है, वहां पर भला क्यों कोई इस तरह से उसको छोड़ देगा? ये सारी अफवाहें हैं। मैं तो कहती हूँ किसी अल्लाह वाले से मिलें और उनको लेकर जाएं। फहद के बाबा ने कहा कि मैं ऐसा ही करूँगा, लेकिन फहद ने कहा कि नहीं बाबा, आप वहाँ पर मत जाइएगा। जो कुछ हम लोग देख कर आ रहे हैं, जो कुछ हम लोग महसूस करके आ रहे हैं, वो हमारा वहम नहीं है। हम तो इन बातों को मानते ही नहीं थे। हम तो वहाँ पर एक एडवेंचर के लिए गए थे, लेकिन वो एडवेंचर इतना भयानक हो सकता है हमने कभी सोचा भी नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद फहद के बाबा ने कॉल की और एक आदमी से बात करने लगे और कहने लगे कि मुझे किसी आमिल का अभी पता करके बताओ, मुझे उन्हें लेकर नए फार्म हाउस पर जाना है। वहाँ पर कुछ मामलात गड़बड़ हैं। मेरे बेटे के साथ रात को कुछ पुरसरार वाक़यात वहाँ पर हुए हैं। मेरा बेटा और उसके दोस्त शदीद खौफ में मुब्तला है। तो दूसरी जानिब पर जो आदमी था उसने कहा कि जी सर, मैं थोड़ी ही देर में किसी आमिल का पता करके आपको अभी इन्फॉर्म करता हूँ। पूरे घर में एक खामोशी और एक खौफ फैला हुआ था। फहद की आंखों में अभी भी गुजरी हुई रात का खौफ नजर आ रहा था। वो इतना खौफजदा था कि बार बार सबको यही कह रहा था कि उधर मत जाएं, आपने जितने भी पैसे दिए हैं भूल जाएं, लेकिन वहां जाकर कुछ भी ऐसा मत करें। लेकिन फहद के बाबा ने कहा कि कुछ नहीं होगा। आमिल हजरात जब जाते हैं तो उनको उन मखलूकात का पता चल जाता है। अगर सच में वहां पर कोई बसेरा है, कोई जिन्नात, भूत प्रेत या कोई गैर मरे मखलूक है, तो उसको हम निकालने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। अब मैं इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को इस तरह से नहीं छोड़ सकता। तकरीबन 2 घंटे गुजर गए। 2 घंटे के बाद फहद के बाबा ने फहद और उसकी अम्मी को बताया कि एक आमिल का पता चल गया है। मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, उनको वहां से लेकर मैं फार्म हाउस जाऊंगा। मैं शाम तक आ जाऊंगा, तुम लोग अपना ख्याल रखना। तो फहद कहने लगा बाबा आप भी अपना ख्याल रखिएगा और वहां पर किसी भी कमरे में अकेले मत जाइएगा। उन्होंने कहा कि ठीक है। वो वहां से निकल गए। उसके बाद अली कहता है कि फहद ने बताया जब मेरे बाबा फार्म हाउस पर उस आमिल को लेकर गए तो उन आमिल ने वहां जाते साथ कुछ पढ़ाई की। वहां पर जब वो पहुंचे तो उनको महसूस हो गया था कि यहाँ पर किसी भटकती हुई मखलूक का बसेरा है जो लोगों को नुकसान पहुंचाती है। उन आमिल ने कई घंटों तक अमल किया, आयात पढ़ी और हर एक कोने में जाकर दम करते रहे। आखिरकार उनको उस मखलूक का सुराग मिल गया। वो फार्म हाउस के एक हिस्से पर मुसल्लत थी। वो एक भटकती हुई चुड़ैल थी जिसका बसेरा उस पुराने फार्म हाउस पर था, जो वहां पर किसी भी इंसान की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। फिर वो जो आमिल थे उन्होंने पढ़ाई करके उस पूरे हिस्से पर हिसार बांधा और वहीं पर बैठकर उसको कैद करने का एक तावीज़ लिखने लगे। तावीज़ लिखते लिखते फहद के बाबा बताते हैं कि फार्म हाउस की दीवारों से कुछ चीखें गूंजने लगीं। वो चीखें बहुत ही ज़्यादा भयानक थीं। उसके बाद वो जो आमिल थे उन्होंने उस तावीज़ में उस भटकती हुई मखलूक को कैद कर लिया और फहद के बाबा को ये कहने लगे कि इसको एक पुराने कब्रिस्तान में दफन करना होगा रात 12 बजे से पहले। अगर रात 12 बज गए तो फिर ये मखलूक दोबारा से आज़ाद हो जाएगी, इस तावीज़ की कैद से निकल जाएगी। इस तावीज़ को हमें ले जाकर 2 पुरानी कब्रों के दरमियान में ज़मीन में गाड़ना होगा, दफन करना होगा, ताकि ये मखलूक हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाए। तभी वो दोनों वहाँ से निकले। फहद के बाबा उन आमिल के साथ कराची के ही एक पुराने कब्रिस्तान में पहुंचे। वो कब्रिस्तान बहुत कदीम और पुराना था। वहां पर वो कुछ पुरानी कब्रों का सुराग करने लगे। तभी आमिल को पता चल गया कि वहां पर कौन सी पुरानी कब्रें हैं। उनके दरमियान में आमिल ने जाकर पढ़ाई की
اور فہد کے بابا سے کہا کہ اپنے ہاتھوں سے اس تعویذ کو اندر گاڑ دیں۔ انہوں نے تھوڑی سی زمین کھود کر وہاں پر اس تعویذ کو دفن کر دیا۔ تبھی عامل نے کہا کہ پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا، چپ چاپ میرے پیچھے چلتے چلتے اس قبرستان سے باہر نکل آئے۔ فہد کے بابا کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم لوگ قبرستان سے باہر نکل رہے تھے تو پیچھے سے ایک پرسرار چیخ سنائی دی، اس مخلوق کی وہ آخری چیخ جو وہیں پر اس قبرستان میں دفن ہو گئی۔ اس کے بعد ان عامل نے کہا کہ 3 دن تک اس فارم ہاؤس کو ایسے ہی بند رہنے دینا ہے، وہاں پر کوئی بھی نہیں جائے گا۔ چوتھے دن میں آپ کے ساتھ جاؤں گا اور ایک دفعہ وہاں پر پھر حصار بندی کر دوں گا۔ اس کے بعد اس فارم ہاؤس کو دھونا ہوگا اور یہاں پر قرآن خوانی کروانی ہوگی تاکہ دوبارہ کوئی بھی اس طرح کی مخلوق یہاں پر بسیرا نہ کر سکے۔ فہد کے بابا نے گھر آ کر یہ ساری باتیں ان کو بتائیں اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب میں اس قبرستان میں اور اس قبر کے درمیان میں تعویذ کو گاڑ رہا تھا تو میرے کندھے اور ہاتھ بہت بھاری ہو گئے تھے۔ وہ آواز اب بھی مجھے محسوس ہو رہی ہے تو میرا جسم لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے۔ اسی طرح سے 3 دن گزر گئے۔ فہد نے ساری کہانی بلال اور علی کو بھی بتائی۔ پھر اس کے 3 دن کے بعد فہد کے بابا ان عامل کو لے کر دوبارہ سے فارم ہاؤس پر گئے۔ وہاں پر جا کر ان عامل نے پڑھائی کی اور حصار بندی کی۔ اب اس فارم ہاؤس سے اس مخلوق کا بسیرا ہٹ چکا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس فارم ہاؤس کو دھویا گیا، وہاں پر قرآن خوانی کروائی گئی۔ اس کے بعد اس فارم ہاؤس سے اس مخلوق کا بسیرا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ فارم ہاؤس میں سکون ہو گیا اور پھر کسی نے بھی وہاں پر کسی غیر مرئی مخلوق کو محسوس نہیں کیا۔ لیکن آج بھی لوگ ہاشم فارم ہاؤس سے گزرتے ہوئے عجیب سی کب کبھی محسوس کرتے ہیں۔ آج بھی ان کے اندر ان راتوں کا خوف باقی ہے جو وہاں پر گزرنے والے لوگوں نے محسوس کیا۔ فہد اس کے بعد بھی فارم ہاؤس پر نہیں جاتا تھا۔ علی کہتا ہے کہ فہد نے ہمیشہ فارم ہاؤس سے دوری ہی بنائی رکھی، یہاں تک کہ اس کے فیملی ممبرز، ان کے رشتہ دار اس فارم ہاؤس میں جاتے تھے۔ ایک دفعہ وہ لوگ زبردستی فہد کو بھی وہاں پر لے کر چلے گئے، لیکن فہد کی پھر سے وہاں پر طبیعت خراب ہونے لگ گئی۔ وہ کہتا تھا میں یہاں پر 1 منٹ بھی نہیں رک سکتا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب بھی وہ وجود میرے آس پاس ہے، مجھے اب بھی وہ ٹھنڈ اپنے جسم میں اترتی محسوس ہو رہی ہے۔ بھلے ہی وہ اس کا وہم تھا لیکن وہ خوف اس کے دل دماغ پر طاری تھا۔ یہ ساری کہانی علی نے ہمیں بتائی کہ کس طرح سے اس کے دوست کے فارم ہاؤس پر یہ سب کچھ ہوا۔ جب ہم لوگوں نے علی سے یہ کہانی سنی تو ہم نے علی سے کہا کہ کیا ہم لوگ اس فارم ہاؤس کو باہر سے دیکھ سکتے ہیں؟ تو علی نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں۔ پھر ہم لوگ ساری فیملی ایک شام گاڑی میں روانہ ہوئے فہد کے اس پرانے ابینڈنڈ فارم ہاؤس کی طرف، ہاشم فارم ہاؤس کی طرف، جہاں پر میرے کزن نے وہ بھیانک رات گزاری تھی۔ جب ہم لوگ اس فارم ہاؤس کے پاس پہنچے، ہم لوگوں نے گاڑی کھڑی کر کے اس فارم ہاؤس کو دیکھا۔ سچ میں وہ فارم ہاؤس بہت زیادہ پرسرار لگ رہا تھا۔ بھلے ہی وہاں سے ان عامل نے اس مخلوق کو نکال دیا تھا، لیکن اس مخلوق کا خوف اور پرچھائی اب بھی وہاں محسوس ہوتی تھی۔ یہ میرے کزن کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ توقیر آپ کا۔ سر یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کچھ جگہیں، کچھ عمارتیں، کچھ بلڈنگز، کچھ مینشنز، کچھ فارم ہاؤس لوگ بنا دیتے ہیں صرف بزنس پرپس کے لیے۔ نہ تو وہ لوگ وہاں پر جا کر ان جگہوں پر نہ تو وہ لوگ جا کے رہتے ہیں اور نہ ہی ان جگہوں کو آباد کرتے ہیں۔ وہ جگہیں بعد میں پھر جب ایسے بزنس مین لوگ خریدتے ہیں تو وہاں پر پھر ان کے ساتھ یہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حسد میں آ کر کوئی لوگ ایسی جگہوں پر جادو کے وار کروا دیتے ہیں یا وہاں پر جادو کے ذریعے کچھ مخلوقات کو بھیج دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جگہیں آسیب زدہ ہو جاتی ہیں اور چاہ کر بھی ایسی عمارتوں میں کوئی آباد نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگ جب بھی کوئی چیز خریدیں، اپنی کوئی بھی کامیابی ہو تو ہمیشہ اس کو سنبھال کے ہی رکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی جب انسان ان کو منظر عام پر لے آتا ہے تو کچھ لوگوں کو حسد بھی محسوس ہوتا ہے، اور حسد ایک ایسی مضر مرض ہے جو انسان کو کسی بھی نقصان تک پہنچا سکتی ہے۔ ہمیشہ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے
اور اگر کسی عمارت کے بارے میں، کسی بلڈنگ کے بارے میں ایسی کہانی سنیں کہ وہاں پر لوگوں کا ایکسپیرینس ٹھیک نہیں رہا، وہاں پر کسی کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہوا ہے جو نارمل نہیں ہے، تو ان باتوں کو کبھی بھی مذاق اور وہم نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ جس کے اوپر بیت رہی ہوتی ہے وہ اس جگہ کی حقیقت سے خوب واقف ہوتا ہے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں، جب آپ لوگوں کو میری سٹوریز پسند آتی ہیں۔ اسی طرح سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں پیش آنے والے ایسے ہی پرسرار واقعات میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، میرے تک بھیج سکتے ہیں مجھے ای میل کر کے nushinmir57@gmail.com پر۔ اور اگر آپ لوگوں کو ای میل کرنی نہیں آتی تو آپ لوگ مجھے جیسے کمنٹ کرتے ہیں ویسے اپنی سٹوری پوسٹ کر سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھتی بھی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ ان کا جواب بھی دے سکوں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اور میں نے ایک اور نیا چینل شروع کیا ہے، رات کی کہانیاں۔ وہاں پر بھی ایسی ہی خوفناک کہانیاں آئیں گی، لیکن وہاں پر میں سوچ رہی ہوں کہ میں ونس ان اے ویک سیٹرڈے نائٹ کو 1 اور اسپیشل سٹوری رکھوں۔ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیں کہ کیا آپ لوگ وہاں پر ریگولر سٹوری سننا چاہتے ہیں یا ہفتے میں 1 گھنٹے کی ایک خوفناک کہانی سننا چاہتے ہیں جو ہفتے کی رات کو آیا کرے گی، رات 10 بجے۔ آپ لوگوں نے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دینا ہے۔ دونوں آپشنز میں جس کے لیے زیادہ ووٹنگ ہوگی میں اسی کو پک کروں گی، اور پھر میں نیکسٹ سٹوری میں آپ لوگوں کو اناؤنس کر کے ضرور بتاؤں گی کہ اس چینل پر ریگولر سٹوری آئے گی یا ویکلی سٹوری آئے گی۔ اب آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کون سی کہانی سننا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے میں اپنے چینل پر کام کرتی رہوں گی، اپنے سبھی چینلز پر سٹوری لاتی رہوں گی۔ آپ لوگ میرے سارے چینلز کو جا کر سبسکرائب کریں۔ اب کل ملا کر میری خوفناک کہانیوں کے ہارر سٹوریز کے 4 چینلز ہو چکے ہیں۔ ایک میرا مین چینل خوفناک کہانیاں ود نوشین، سیکنڈ نوشین سکیری سٹوریز، تھرڈ ون نانا جی کی کہانیاں، اور اب ایک جو نیو ون ہے رات کی کہانیاں۔ آئی ہوپ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لوگ جا کر ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ میرے چینل کے کمیونٹی ٹیب میں آپ کو میرے چینل کا لنک مل جائے گا، اس سے جائیں اور میرے چینل کو جلد از جلد سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہر رات خوفناک کہانیاں تو سبھی سنتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔